हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भूलें आप। शुरू करते हैं क्लास। और हाँ, टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या जो बीपीआई स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम, सिर्फ बीपीआई स्पोकन नहीं, बाय रुद्राक्षी मैम, वो वाला ग्रुप ज्वाइन करना है। ये अब से ग्रुप ज्वाइन करना क्यों है? क्योंकि अब हमारी जो स्टोरी फॉर्मेट है ना, वो और थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको सेल्फ रीड करना तो एकदम कंपलसरी हो चुका है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है हमारा डिफिडेंट। डिफिडेंट का मीनिंग क्या होता है? डिफिडेंट का मतलब होता है जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना? सो क्या हो गया? जब हम लोग अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, अनकॉन्फिडेंट है हम लोग, ठीक है? जब हम बहुत हेजिटेट कर रहे हैं, हम अपने आप को लेके सिक्योर्ड नहीं है, तो हम क्या है? इनसिक्योर्ड हैं। तो डिफिडेंट मतलब जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तो आत्मविश्वासहीन मतलब आत्मविश्वास, जो अपने अंदर का जो भरोसा है, जो कॉन्फिडेंस है, उसकी हमारे अंदर कमी है, तो हम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, तो ये हो जाता है डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट होना मतलब एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है, तो डिफिडेंट भी आपका एडजेक्टिव हो गया। तो कॉन्फिडेंट ना हो आप, तो आप डिफिडेंट हो, आत्मविश्वासहीन है। तो नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर ओन स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज। तो आपको अपने ही स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी ही योग्यताओं पे आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको आप क्या कहते हैं? डिफिडेंट कहते हैं। आप अनकॉन्फिडेंट हैं। हम्बल का एक मतलब होता है, एक हम्बल का मतलब होता है जो इंसान बहुत मॉडेस्ट है, जो बहुत डाउन टू अर्थ होता है। डाउन टू अर्थ लोग कैसे होते हैं? जो अपनी लाइफ में उन्होंने अचीव तो बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत हम्बल रहते हैं, बहुत मॉडेस्ट होते हैं, ठीक है? और एक विनम्र जिसको हिंदी में बोल देते हैं। बट एक हम्बल का दूसरा मीनिंग जो होता है, वो थोड़ा टिमिड के सेंस में चला जाता है, कमज़ोर के सेंस में चला जाता है, तो यहाँ पे वो वाला मीनिंग है। आप इनसिक्योर्ड हैं, शाय, ठीक है? तो शाय का मतलब आप कहीं न कहीं एक इंट्रोवर्ट कैटेगरी भी हो जाती है, बट इंट्रोवर्ट होने का मतलब हमेशा डिफिडेंट नहीं होता है। कॉन्फिडेंट हो आप, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो एक्सट्रोवर्टेड लोग कैसे होते हैं? जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और सोशल हैं आप। So you shouldn't be so diffident about your achievements. You have done really well. तो ये हम किसी को तारीफ करने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए हम ये लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू शुडंट बी सो डिफिडेंट, कि तुम्हें इतना ज़्यादा इनसिक्योर्ड और अपने आप में आत्मविश्वासहीन होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अचीवमेंट्स को लेके तुमने बहुत अच्छा किया है। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड है हमारा वास्टनेस। NESS लगा देते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाता है। वास्ट जब होता है ना, VAST, तो ये एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत बड़ी है, जो बहुत ह्यूज है, लार्ज है। NES लग गया तो ये पूरा शब्द बन गया हमारा वास्टनेस। तो वास्टनेस का मतलब हो गया विशालता, है ना? हम उसका नाउन फॉर्म बना देंगे। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली बिग। तो किसी चीज़ के बड़े होने को हम लोग क्या कहते हैं? वास्टनेस कहते हैं। सिंपली अगर ये वास्ट होता तो ये एडजेक्टिव होता, इसका मतलब कोई चीज़ जो बहुत लार्ज है, बहुत ह्यूज है ना, बहुत ग्रेट है वो चीज़। तो अब हम नाउन फॉर्म बनाएंगे इसके, तो ह्यूजनेस हो गया। एनॉर्मस है तो एडजेक्टिव एनी डबल एस लगा दे तो बहुत बड़ी है वो चीज़। ग्रैंडनेस हो गया, ग्रेटनेस हो गया। आप देख रहे हो, सबका नाउन फॉर्म बना दिया है, बाकी सब एडजेक्टिव है। अगर NES हटा दोगे तो सब एडजेक्टिव है। मान्यूट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटी सी है, बहुत। NES लगाया, ये भी आपका नाउन फॉर्म बना दिया। लिटिल है वो चीज़, बहुत छोटी सी है, टाइनी है वो चीज़। ही वॉज सरप्राइज्ड बाय सीइंग द वास्टनेस ऑफ हर नॉलेज। तो वो सरप्राइज्ड हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया, क्या चीज़ को देख के? जो उसकी नॉलेज है, नॉलेज का जो एक बड़ा लेवल है, जो इतनी ज़्यादा उसको नॉलेज है, उस चीज़ को देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया। बाई क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी हम लोग वर्ब लगाते हैं तो ING फॉर्म लगाते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं, बोलने में बहुत यूज़ होती है ये चीज़, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, विभिन्न हैं, वो चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
ठीक है? सो सिनोनिम्स वेरियस है, मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है, वेरिड है, बहुत अलग-अलग हैं वो चीज़ें। और अदरवाइज़ एंटोनिम्स क्या हो जाएँगे? वो चीज़ें सिमिलर हैं, सेम-सेम है, यूनिफ़ॉर्म है, सेम है, आइडेंटिकल है। तो ये बताना कि जो होमोजीनियस है, होमोजीनियस ये डाइवर्स का सिनोनिम होगा कि एंटोनिम होगा होमोजीनियस। तो अगर वो चीज़ें डिफरेंट हैं, अलग-अलग हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच डाइवर्स का क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे जो मेरे इंटरेस्ट है ना, वो बहुत डाइवर्स हैं, वो बहुत अलग-अलग हैं। जैसे फूड में आपका इंटरेस्ट भी बहुत डाइवर्स हो सकता है, आपको अलग-अलग वैरायटी की चीज़ें पसंद हो, है ना? तो ये हो गया, बट कुछ लोगों के जो इस में इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत यूनिफ़ॉर्म है, वो बहुत कांस्टेंट है, उनको कुछ ही लिमिटेड चीज़ें पसंद आती हैं। और अगर आपके बुक्स अगर आप रीड करते हैं तो बुक्स की जो चॉइस है वो भी डाइवर्स हो सकती है। आप हर ज़ोनरा की मूवी रीड कर बुक्स रीड करते हैं, चाहे वो आपका रोमांटिक हो, थ्रिलर हो, हॉरर हो, सब आपको पढ़ना पसंद है, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड करना मतलब किसी चीज़ को समझना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो किसी भी चीज़ को समझना, कॉम्प्रिहेंड जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम लोग शॉर्ट में आरसी कह देते हैं। पैसेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन ये जो है आपका नाउन बन गया, आईओएन लगा हुआ है ना? और रीडिंग को कॉम्प्रिहेंड ही तो करना है हमको, कॉम्प्रिहेंड करना है हमें उसको। तो कॉम्प्रिहेंड करना मीन्स उस चीज़ को हमें समझना है। सो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया उसका। तो कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली। तो आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, ग्रास्प मतलब समझ रहे हो आप उसको। पर्सीव याद है ना उस दिन हमने किया था पर्सीव, कंसीव, कंसीव का भी मतलब समझना हो जाता है, कंसीव, है ना? कंसीव, तो मिस कर देना उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड भी हो सकता है या फिर मिसकंसीव हो गया, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना? या समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या दैट कांट बी अंडरस्टैंड, वो आपका अनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा। सेंटेंस क्या होगा? आई डोंट कॉम्प्रीहेंड द न्यू मैथ प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प एक्सप्लेन इट? तो जो मैथ्स में जो नई प्रॉब्लम आई है, जो नई वर्कशीट आई है, जो नया चैप्टर है, उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे वो एक्सप्लेन कर देंगे? तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब मैं तो बार बार बोलती हूँ, जब मैं अपनी छोटी क्लास में जाके अपने आप को याद करती हूँ, सोचती हूँ ओह गॉड। इसीलिए ना अगर हमें चीज़ें थोड़ा मतलब सिलेबस के फॉर्म में ना पढ़ाई जाएँ और लाइफ के फॉर्म में पढ़ाई जाएँ तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। बट हमें एग्ज़ाम्स, स्कूल्स यही सब सोच के पढ़ाया जाता था तो कुछ समझ नहीं आता था। लगता था ये टेस्ट में आएगा, इसको कुछ भी करके समझो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चंक्स। चंक्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखो टुकड़ा यहाँ पे लिखा है। बट चंक हम लोग जैसे कोई चीज़ है एक मतलब मान लो ये कंप्लीट पार्ट है, ये एक कंप्लीट होल चीज़ हो गई हमारी, कंप्लीट थिंग है ये, ठीक है? अब इसका हम चंक की बात करें तो इसका एक बड़ा पार्ट। चंक क्या हो जाता है? किसी भी एक कंप्लीट चीज़ का एक पार्ट है बट वो कैसा पार्ट है? थोड़ा बड़ा है उसका, है ना? तो अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग। तो चंक आपने जैसे पोर्शन हो गया, जैसे कि आप चंक को आप किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई स्पेंड अ बिग चंक ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स, मतलब मैंने एक बिग अमाउंट जो है, जो पैसे का है वो कपड़ों के ऊपर में खर्च कर दिया है। ठीक है? सो लाइक स्पेंडिंग 3 hours a day on Instagram is a big chunk, है ना? यू आर वेस्टिंग योर बिग चंक मीन्स यू एक टाइम है 24 घंटों में से अगर आप डेली 3 घंटा, तो सिर्फ तीन क्या, अगर आप अपना वो होता है ना कहीं पे डिजिटल वेलबींग, हाँ डिजिटल वेलबींग जहाँ पे आप चेक करोगे तो आप देखोगे 9-9 10-10 घंटा आप लोग फोन में यानी क्या ही स्क्रॉल करते रहते हो, क्या ही मजा आ जाता है। तो आप बहुत अपना एक बड़ा चंक, आप एक बड़ा पार्ट अपना वेस्ट कर रहे हो। So I spend a big chunk of my money on clothes. So you are wasting a big chunk of your time, your time on Instagram. Okay. I spend a big chunk of my money on clothes. So don't spend your big chunk of time on useless activities. तो चंक्स का मतलब हो जाता है एक किसी चीज का टुकड़ा, अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग। तो यू स्पेंड ये वाला समझ में आ गया। चंक क्या हो गया? बिग चंक, अगेन आप समझ पाओगे तो ये क्या है? हमारा नाउन है। ब्लॉक, पीस, पोर्शन, टीआईओएन नाउन है। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरा। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रोफाउंड नॉलेज है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत डीप नॉलेज है उसकी। प्रोफाउंड नॉलेज का मतलब हो जाता है आपको बहुत डीप नॉलेज है उसकी, सुपरफिशियल नहीं है, आप उसकी गहराई में आप उसके बारे में जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा है
या फिर किसी चीज़ को आपका किसी का इम्पैक्ट प्रोफाउंड पड़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, इंटेंस है, कीन, ग्रेट, डीप। और अगर हम प्रोफाउंड का ऑपोजिट देखेंगे तो लाइट है, हल्का-फुल्का सा। सुपरफिशियल का मतलब इफ यू हैव सुपरफिशियल नॉलेज, दैट मीन्स आपको बस उस चीज़ के बारे में ऊपर-ऊपर से पता है, आपको उसकी डीप नॉलेज नहीं है। या अगर उसका आपको इम्पैक्ट प्रोफाउंड नहीं है, मतलब हल्का-सा है, माइल्ड है, सॉफ्ट है। लेकिन जैसे मैंने बोला, द स्पीच हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हर, तो वो जो स्पीच थी ना, उसके ऊपर उसको कितना कैसा प्रभाव पड़ा है। इन्फ्लुएंस मतलब वर्ब होता है किसी को प्रभावित करना, या फिर प्रभाव, तो ये सिर्फ आपका प्रभाव पड़ना या प्रभाव, तो ये वर्ब एंड नाउन दोनों हो गया। और इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो किसी ने स्पीच दी थी, तो उस स्पीच का उस लड़की के ऊपर में कैसा प्रभाव पड़ा है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो प्रोफाउंड का मतलब बहुत गहरा, बहुत डीप। डन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ में आया, कैसे नहीं समझ में आया? इन्फ्लुएंस मैंने बोला नाउन है, कैसा प्रभाव, प्रभाव बहुत गहरा प्रभाव। नॉलेज कैसी है, बहुत गहरी है, तो नॉलेज पर गहरी होगी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब होता है जब आप बहुत भावुक हैं, मीन्स आप बहुत इमोशनल हैं। और अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर में आसानी से प्रभाव पड़ जाएगा, है ना? या फिर आप कमज़ोर हैं या वीक हैं कि आपके ऊपर प्रभाव पड़ना आसान है। तो ससेप्टिबल का मतलब भावुक होना, सेंसिटिव होना, इमोशनल होना, ओवर सेंसिटिव वाली बात हो जाती है ये। या आप ऐसे हैं कि आप उस, जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, वो ससेप्टिबल होते हैं किसी भी बीमारी के, मतलब वो बहुत आसानी से किसी भी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि अभी उनका इम्यून सिस्टम वीक है। अगर हम बूढ़ों की बात करें, सेम कैटेगरी वहाँ हो जाती है। तो ऐसा कोई भी है जो आसानी से प्रभावित हो सकता है या उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है, तो वो क्या है, वो वल्नरेबल सेक्शन हो जाता है, कमज़ोर सेक्शन है। सेंसिटिव है, वो एक्सपोज़्ड है, इनोसेंट है ना? अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो हम ससेप्टिबल हैं किसी दूसरे की नॉलेज को, उसकी बातों को इन्फ्लुएंस होने में हम आराम से हो जाएँगे। और अगर हमें पूरी नॉलेज है, हम सिक्योर्ड हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम कवर्ड हैं, तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर हमारे इमोशंस वल्नरेबल हैं, मतलब हम इमोशनली वीक हैं, तो कोई भी हमको अपनी बातों में प्रभावित कर सकता है, बट हम इमोशनली स्ट्रांग हैं, तो हमें कोई भी अपनी बातों से प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ही इज़ वेरी ससेप्टिबल टू कोल्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा-सा भी अगर सर्दी होती है ना, तो उसको क्या हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। तो वो इसके चपेट में आसानी से आ जाता है। कोल्ड के वो ससेप्टिबल है, मतलब कोल्ड से वो जल्दी प्रभावित हो जाता है। ये सारे शब्द समझ में आ गए। ससेप्टिबल का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अगेन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव है। ठीक है? कोई चीज़ कमज़ोर है, वीक है, वल्नरेबल है, सेंसिटिव है, इमोशनल है। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोस्टर। फोस्टर करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, उसको एनकरेज करना। ठीक है? सो एनकरेज आप कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, फॉरवर्ड हो गया, एडवांस हो गया। एंटोनिम्स क्या होंगे? उसको रोकना, प्रिवेंट करना, उसको रोकना, डिस्करेज करना, उसके रास्ते में बाधा बनना। तो टीचर का टास्क क्या होता है कि वो जो लर्निंग है उसको फोस्टर करें, ना कि हम उसको थोपें कि आपको ये रटना ही पड़ेगा। है ना? रटने से कोई चीज़ें आ थोड़ी जाती हैं। अगर हम अपने स्कूल लाइफ में अगर हमें चीज़ें, मतलब सिलेबस सब कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर हमें सिलेबस के पीछे ना दौड़ के अगर हम लर्निंग के पीछे दौड़ें तो कितना मज़ा आ जाएगा। प्रेशर ही नहीं फ़ील होगा। ठीक है? तो टीचर का टास्क क्या होता है? टीचर्स मतलब यहाँ पे टीचर का, तो टीचर का टास्क क्या होता है? उनका काम क्या होता है कि जो लर्निंग है उसको और मोटिवेट करें। बच्चों को हम एग्ज़ाम्स के प्रेशर में डिमोटिवेट ना करें। उनको मोटिवेट करें, क्योंकि अगर आपके पास करेक्ट लर्निंग है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस, देखो सपोज़ आप इंग्लिश किसी पर्पज़ से पढ़ रहे हो, आप किसी भी, आप स्कूल स्टूडेंट हो, स्पोकन, जो भी आपका एक पर्पज़ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बट ज़रूरी नहीं है कि वही एक पर्पज़ आपको यहाँ पे रहेगा। अगर आप इस तरीके से सीख लोगे तो हो सकता है आप खुद आपका इतना इंटरेस्ट आ जाए कि आप इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ जाओ और आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाएँ। तो हमें रटना नहीं है, हमें उन चीज़ों को सीखना है, उसके गहराई में जाना है। और मैथ्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट स्टिल वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि अगर रटने का प्रोसेस आएगा तो नहीं समझ में आएगा। फिज़िक्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हम स्कूल लाइफ़ में देखें तो बहुत प्रॉब्लम में बीती है हमारी लाइफ़। क्योंकि हमारा टास्क था वहाँ पे पास होना, ना कि वहाँ पे अंडरस्टैंड करना। तो हम अपनी हमारा जो टीचर का टास्क है वो लर्निंग को फोस्टर करना है, बच्चों को मजबूत बनाना है, उनको मोटिवेट करना है।
तो फोस्टर मतलब मजबूत बनाना, मोटिवेट करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है जब चारों तरफ में उथल-पुथल मचा हुआ है, तो उथल-पुथल हो गया, पूरा केओस है, कन्फ्यूजन है, सब खराब हो रखा है। तो सडन बिग चेंज स्पेशली वन दैट कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल, है ना? तो जैसे अब देखो यहाँ पे एक मेरे को बड़ा सही था, आई कांट फेस द अपहीवल ऑफ मूविंग हाउस अगेन। अगर आप रेंट पे रहते हैं या कभी पहले रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना एकदम उथल-पुथल मच जाती है। एकदम ऐसा लगता है कि जिस वीक में शिफ्ट होना है वो और जिस वीक में वहाँ नए घर पहुँचे हैं वो, एकदम लाइफ पूरी समझ नहीं आता, बुक्स कहाँ चली गई, सामान कहाँ चला गया। तो ये भी एकदम फुल ऑफ डिस्टर्बेंस होती है। एकदम कन्फ्यूजन हो जाता है, कमोशन हो जाता है। अगेन चीज़ों को नॉर्मल करना क्वाइट टफ। या कोई भी एक बड़ा चेंज आ गया जो चीज़ों जिससे बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मच गई है। तो एक डिसरप्शन हो गया है, डिसऑर्डर हो गया है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया है। अपहीवल का एंटोनिम क्या होगा? एकदम शांति है, स्टेबिलिटी है, कोई अफरा-तफरी नहीं है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब एकदम शांत हैं सब लोग, एकदम रिलैक्स्ड हैं। डन है? तो लाइक मैंने क्या बोला? आई कांट फेस द अपहीवल, अपहीवल, द अपहीवल। THE ये क्या है? ये आपका आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आते हैं? आर्टिकल जो है आपका एन एंड द, ये हमेशा नाउन के लिए आते हैं। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ना पहचान पा रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे आर्टिकल लगा है, उसके बाद अगर ये है तो ये नाउन है। डन है? यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब हमारा टाइम आ गया है स्पेलिंग करने का, सो लेट्स डू। स्पेलिंग्स में ऐसा नहीं है कि ये स्पेलिंग्स आपको पहले से नहीं आती होंगी, बट क्योंकि आती है, ईज़ी है, फिर भी हम मिस्टेक कर देते हैं, तो कुछ सेकंड हम इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि जो मिस्टेक है वो ना हो। तो पहली स्पेलिंग है चैलेंज। तो चैलेंज की स्पेलिंग CHALLENGE। चैलेंज, CHALLENGE। आप पता है आप बार-बार इसको रिपीट करोगे, लिखोगे तो भी आपको लर्न हो जाएगा। तो चैलेंज, CHALLENGE, ENGE, चैलेंज। कोई मिस्टेक अगर आपको जहाँ लगती है, जहाँ आप जिस पोर्शन में आप मिस्टेक करते हो, इस पे ऐसा करो, पहले इन स्पेलिंग्स को आप खुद से लिखो। फिर अगर आपने सारी सही हैं तो ये पोर्शन आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ। अगर कोई स्पेलिंग गलत हुई है उसको देखो किस पॉइंट पे गलत हुई है। अगर सपोज़ करो कि आपने चैलेंज लिखते हुए एक एक आपने एल मिस कर दिया, तो ध्यान रखो अगली बार से चैलेंज में डबल एल आता है। तो जब भी आप स्पेलिंग प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ में, तो हमेशा पहले इस वीडियो पॉज़ करोगे, ये जो स्पेलिंग्स यहाँ लिखी हुई हैं उसको अपनी नोटबुक में सेल्फ लिखोगे। फिर मैच करोगे स्पेलिंग्स को, हाँ, मेरी स्पेलिंग्स तो ऑलरेडी करेक्ट है, इसका मतलब आपको आता है। अब जाइए आगे, आप इसको पोर्शन को आगे बढ़ा के आप रीडिंग सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे मत टाइम वेस्ट करिए। बट अगर आपने कहीं जहाँ जिस लेटर में आपने गलती की है उस लेटर को हाईलाइट करिए, है ना? अपना जो आपका फ़ोन है उसके नोट्स वाले सेक्शन में, जिस सेक्शन में आप जा रहे हैं वहाँ पे आप लिखिए कि आज मैंने चैलेंज की स्पेलिंग सीखी और मेरी गलती जो हो रही है वो ई में हो रही है। तो ई को हाईलाइट करिए, इस स्पेलिंग को आज दिन में 10 बार, 20 बार, 25 बार रिपीट करिए, स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। डन है? तो चैलेंज, CHALLENGE, CHALLENGE। रिकॉग्निशन, RECO, रिकॉग्निशन, GNITION, रिकॉग्निशन। सो रिकॉग, RECOGNITION। एक बार खुद से रीड करके देखा, लिखा, फिर देखो कहाँ मिस्टेक हुई थी। तो रिकॉग्निशन की स्पेलिंग में जहाँ मिस्टेक हुई है वही आपका, देखो सबके अलग-अलग पॉइंट होते हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग काम करना है। देखो आपकी मिस्टेक कहाँ थी रिकॉग्निशन में, रिकॉग, RECOG और निशन, NITION। देखो कौन-सा लेटर आपका मिस हुआ था, रिकॉग्निशन। प्रेफ़रेंस में हम लोग देंगे पहले ध्यान प्रीफ़र पे, तो प्रीफ़र हो गया हमारा प्रीफ़र, और फिर उसके बाद में ENCE। यहाँ पे जैसे मैंने हमेशा बोला है, जब आपका शब्द ENCE, ANCE, ANT, ENT ऐसे शब्दों पे एंड होते हैं तो मिस्टेक होती है यहाँ, ए, ए, ई में मिस्टेक होती है। तो जैसे प्रेफ़रेंस है तो प्रीफ़र की स्पेलिंग आप जानते हैं किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, है ना? और ईएनसी लगा दिया तो ये नाउन हो गया, तो प्रेफ़रेंस में क्या होगा? ईएनसीई। तो प्रेफ़रेंस को आप ऐसे भी लर्न कर लो, सारे में सिर्फ़ ई ही है। अगर आपको यहाँ पे ईएनसीई और एएनसी में कन्फ्यूज़न होता है, तो प्रेफ़रेंस में चारों तरफ में सिर्फ़ ई दिखाई दे रहा है, प्रीफ़रेंस। तो 3 4 इसमें ई, चारों तरफ सिर्फ़ ई आ रहा है। तो ईएनसीई होता है, ना कि एएनसीई है।
पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा व्यू पॉइंट है, PER SEP, और फिर उसके बाद में SO, एक्टिव है ना, हाँ सी, फास्ट फास्ट में मेरी मिस्टेक हो गई। पर्सपेक्टिव है, SPECTIVE, पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव हम लोग बोलते हैं वैसे तो PERSPE, और फिर CTIVE। पर पर्स 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 में ना, ये पता है क्या हो रहा है गलत में, ये क्या हो रहा है कि अब पर्स एक साथ जा रहा है और पैक्ट एक साथ जा रहा है, ऐसे लर्न करेंगे। पर्स एक साथ जा रहा है ना, पर्सपेक्टिव में पर्स एक बार जा रहा है, फिर पैक्ट जा रहा है, PECT, और फिर IVE जा रहा है। इसको ब्रेक हमें सही से करना है। पर्स में PERS जा रहा था, तो PERS पर्स, पैक्ट PECT, और फिर IVE पर्सपेक्टिव, PERSPEC, PERSPECTIV, या फिर ऐसे करेंगे तो PER, फिर SPE, फिर सीट, नहीं ऐसे ना बन नहीं पा रहा, यहाँ मिस्टेक ज़्यादा होगी, इस ये ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक ये ऐसे ही होगा। पर्स PERSPECTIVE। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में डबल M आएगा, कम्युनिकेशन, और तो कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, COMM, म्यूनी, MUNI, इसमें मिस्टेक होने के कम ही चांसेस हैं, बस डबल याद रख लेना, डबल M आएगा, कम्युनिकेशन में डबल M आएगा। CO कम हो गया, कम म्यूनी, ये कम, इसके चांस गलत कम है ना, म्यूनी और केशन, इसमें कम चांस है, तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। पर्सपेक्टिव देख लेते हैं फिर से, PERS पर्स, और फिर हमारा क्या था पैक्ट, तो PECT, और फिर लास्ट में AIVE पर्सपेक्टिव। प्रीफरेंस में प्रीफर, ENCE, रिकॉग्निशन RECOGNITION, चैलेंज डबल L, ENGE, CHALLENGE, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी ये रीडिंग है जो आप रीड कर रहे हैं, इसको आप सेल्फ रीड जरूर करेंगे। सेल्फ रीड बहुत बहुत ज़रूरी, ठीक है जी। तो चलिए सेल्फ रीड कर लेना है आप लोग को। द पावर ऑफ, द पार, इसको वैसे तो पार बोलते हैं, द पार ऑफ, पावर में पार होगा, W साइलेंट है, पार ऑफ पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर का मतलब कौन होते हैं, वो लोग जो हमारे सेम एज के होते हैं, तो यानी कि सेम एज के जनरली हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं, ठीक है। और इन्फ्लुएंस करना मतलब आपको प्रभाव करना, प्रभाव, उसका जो पीयर इन्फ्लुएंस है उसका हमारा क्या है, क्या उसकी पार है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, आज हम वो देखेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे, आपके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। लेट्स सी, टू स्कूल फ्रेंड्स, दो स्कूल फ्रेंड्स हैं। जब ये कॉमा लगा, ब्रैक, ये क्या कॉमा होता है ना, जहाँ तक कॉमा है वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, इनका नाम मेंशन कर दिया, अंजना एंड प्रिया, ये फ्रेंड सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हैड हो गई। सो टू स्कूल फ्रेंड्स अंजना एंड प्रिया हैड देयर एंड टर्म एग्जाम्स अप्रोचिंग, ओके। तो दो स्कूल के फ्रेंड्स हैं और उनके जो स्कूल, जो उनके एंड टर्म एग्जाम्स हैं, यानी जो फाइनल जो एग्जाम्स होते हैं, इसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। अप्रोचिंग का मतलब है होने वाले हैं, है ना। अगर मान लो अभी 15 दिन बाद में, 1 महीने बाद शुरू होने वाले हैं, तो अप्रोचिंग को आप लोग क्या कह सकते हैं, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो एक ईडियम आप लिख सकते हैं, कोई चीज जस्ट होने वाली है, सो जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मतलब वो चीज जस्ट होने वाली है, कॉर्नर, ठीक है। सो दो स्कूल फ्रेंड्स हैं, एक का नाम अंजना है, एक का नाम प्रिया है, और उनके जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो अप्रोचिंग है, मीन्स दे आर जस्ट अबाउट टू हैपन। बोथ हैड सिमिलर एकेडमिक गोल्स बट देयर स्टडी अप्रोच एंड मोटिवेशन लेवल्स डिफर्ड सिग्निफिकेंटली। सो जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो सेम ही क्लास के अंदर हैं, तो एकेडमिक गोल्स उनके सेम हैं, लेकिन जो उन दोनों का जो पढ़ने का तरीका है, जो उनकी अप्रोच है, और जो उनका मोटिवेशन लेवल्स है, वो बहुत ज़्यादा अलग है। सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंट मतलब ये आपका एडजेक्टिव होता है, सिग्निफिकेंटली वर्ब है, डिफर्ड वर्ब हुआ कैसे, बहुत ज़्यादा, तो ये एडवर्ब है। ये पूरा लाइन समझ में आ गया यहाँ तक। अंजना जो है वो फोकस्ड है और वो डिटरमाइंड है टू डू वेल इन द एग्जाम्स। मतलब जो ये एक फ्रेंड है अंजना, वो बहुत फोकस्ड है, बहुत डिटरमाइंड है
क्या करने के लिए कि वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करे। दूसरी तरफ जो प्रिया है ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ में स्ट्रगल्ड टू स्टे फ़ोकस्ड। लेकिन जो ये लड़की दूसरी प्रिया है, ये क्या है इसको मुश्किल हो रही है फ़ोकस रह पाने में, अच्छे से स्टडी कर पाने में। तो एक दिन जो अंजना है सेट डाउन विद प्रिया ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम इन, तो जब आप लोग जानते हैं लंच टाइम होता है, तो उस समय पे ये दोनों फ्रेंड्स एक साथ में बैठ जाते हैं। अंजना क्या बोलती है, शी फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड रिलीव्ड टू हैव बीन एबल टू कवर द सिलेबस। तो वो बोलती है कि वो कैसा महसूस कर रही है, शी फेल्ट कॉन्फिडेंट, वो कैसा महसूस कर रही है, कॉन्फिडेंट और रिलीव्ड महसूस कर रही है टू हैव बीन एबल टू कवर द सिलेबस, कि उसने जो ये पूरा सिलेबस कवर करके अब वो कॉन्फिडेंट और रिलीव्ड महसूस कर रही है। कॉन्फिडेंट क्या है, एडजेक्टिव है ना, रिलीव क्या है, वर्ब है, बट हमने ईडी लगा दिया तो एडजेक्टिव हमने इसको बना दिया है। डन है। हियरिंग दिस, ये चीज सुन के प्रिया कैसा महसूस करती है, अब उसको अपने अंदर अंडर कॉन्फिडेंट आ जाती है वो, क्योंकि वो सुनती है कि जो अंजना है उसने तो अपना पूरा सिलेबस ही कवर कर लिया है, तो ये चीज को सुन के प्रिया कैसा महसूस करती है, डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट समझ में आ गया, डिफिडेंट फील करती है वो। और अंजना को क्या बोलती है, हाउ शी फील्स ओवरवेल्म्ड अबाउट द वास्टनेस ऑफ द सब्जेक्ट। और वो अंजना को क्या बोलती है कि जो सब्जेक्ट है, उनकी जो वास्टनेस है, मतलब जो वो इतने बड़े बड़े हैं, जो उनका ह्यूजनेस है, जो इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट सिलेबस हो रखा है, तो उसका जो पूरा सिलेबस, इतना सारा जो सिलेबस है, उसको लेके वो एकदम ओवरवेल्म हो गई है। ओवरवेल्म का मतलब होता है जब आप किसी इमोशन से भर जाते हैं, जैसे आप ओवरवेल्म हो गए, किसी सरप्राइज से आप ओवरवेल्म हो सकते हैं, किसी दुख से आप ओवरवेल्म हो सकते हैं। तो अब वो कैसे है कि वो सुन के बहुत डिफिडेंट महसूस करती है, और वो अंजना को क्या बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट की वास्टनेस है, इससे वो एकदम परप्लेक्स्ड हो रखी है, कंफ्यूज्ड हो रखी है, उसको समझ नहीं आ रहा आगे कैसे करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा है, आगे देखें। अब शी जो मतलब जो प्रिया है वो आगे और क्या बोलती है कि विद द लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर द एग्जाम्स शी वुडंट बी एबल टू फिनिश द स्टडीज। शी ऑल्सो सेड, आगे वो क्या कहती है, क्योंकि अब जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए शी वुडंट बी एबल टू फिनिश द स्टडीज, जो पूरा अब सिलेबस है उसको वो कवर नहीं कर पाएगी। तो अंजना उसको क्या करती है, अश्योर्ड करती है। किसी को अश्योर करना मतलब उसको सुनिश्चित करना, हर नॉट टू वरी, की चिंता ना करे। और उसको क्या बोलती है, शी वुड हेल्प प्रिया टू नेविगेट हर स्टडी। तो वो अंजना आगे क्या बोलती है कि वो जो प्रिया की मदद करेगी, उसको उसकी जो स्टडीज है उसको समझने में, नेविगेट करना मतलब उस चीज को, यहाँ पे नेविगेट मीन्स अंडरस्टैंड करना, ठीक है। या जैसे नेविगेशन, हम लोग मैप में हम रास्ता नेविगेट करते हैं, मतलब हम उसको फाइंड करते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं। तो देखो अंजना ने अश्योर किया है उसको कि वो चिंता ना करे, और उसने क्या बोला कि वो उसकी हेल्प करेगी, क्या चीज़ करने में, स्टडीज को, जो उसकी सिलेबस है उसको समझने में। डन है जी यहाँ तक। आप देख रहे हैं जैसे अंजना, प्रिया, ये एक आपके प्रॉपर नाउन है, तो इनका जो नाम है वो कैपिटल में आ रहा है। जैसे यहाँ पे तो सेंटेंस शुरू हुआ, अब जानते हैं सेंटेंस शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से होता है, बट यहाँ तो नहीं था, फिर भी कैपिटल है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, प्रिया सॉट, सॉट क्या है, सीख, सीख का मतलब क्या होता है, टेक, लेना। तो प्रिया जो है वो लेती है हेल्प ऑफ अंजना, अंजना की हेल्प, टू ब्रेक डाउन स्टडी मटेरियल इनटू मैनेजेबल चंक्स एंड क्रिएट अ शेड्यूल दैट वर्क फॉर हर। अगले दिन प्रिया जो है वो हेल्प लेती है अंजना की, जो उसका स्टडी मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करने में, मतलब उसको अंडरस्टैंड करने में, और उसको एक मैनेजेबल चंक्स बनाने में, मैनेज चंक्स मतलब पार्ट्स बना दिया उसने, पोर्शन में डिवाइड कर दिया, और फिर एक शेड्यूल बना दिया जिसपे वो काम करेगी। अंजना उसको क्या सजेस्ट करती है, सजेस्ट के बाद में टू आता है जब हम किसी पर्सन का नाम मेंशन करते हैं, लाइक माय मदर सजेस्टेड, अगर मैं यहाँ पे नाउन है तो सजेस्टेड टू मी, माय, लाइक अंजना सजेस्टेड टू प्रिया, तो सजेस्ट के बाद टू आता है। जैसे से के बाद में टू आता है, से बोलो या इसका पास्ट फॉर्म सैड बोलो, तो फिर वहां पे टू आएगा। जैसे अगर कहीं आएगा तो इस बार हम फोकस करेंगे। और अगर टेल होता है या टोल्ड होता है, तो इसके जब हम पर्सन यहाँ पे लगा रहे हैं, पर्सन, पर्सन के यहाँ पे टू आएगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जैसे टोल्ड अगर है तो फिर कुछ नहीं आएगा।
अब सैड ना जब उसने उस किसी पर्सन से बोला, वो ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि हाँ बोलोगे मैम यहाँ तो नहीं आया, क्योंकि आगे कोई पर्सन नहीं था। आगे हम कहाँ थे? हाँ, अंजना उसको सजेस्ट करती है प्रिया को कि वो समझे, अंडरस्टैंड करे अपने स्टडी मटेरियल्स को, उन्हें बिना रटे। एक ब्रेक्स इन बिटवीन, पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेती रहे, और जो अपने चैप्टर्स हैं उनको रिविजिट करे टू सी द प्रोग्रेस इन लर्निंग। रिविजिट करना मतलब उनको रिवाइज करे, ताकि वो ये देखे कि जो उसकी लर्निंग है उसमें वो कितना प्रोग्रेस है। ठीक है। Soon, Priya felt motivated and realized the value of preparing a study schedule to make the learning experience a lot more easier. और सून जो है वो प्रिया ये महसूस करती है, क्या महसूस करती है? मोटिवेटेड महसूस करती है, कॉन्फिडेंट महसूस करती है, और ये रियलाइज करती है द वैल्यू ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्टडी शेड्यूल, कि एक स्टडी शेड्यूल को प्रिपेयर करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस अ लॉट मोर ईजियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड की किस तरीके से हेल्प की। आगे सब्सिक्वेंटली, है ना, सब्सिक्वेंटली मतलब जब हम किसी चीज़ के रिजल्ट की, तो इसके साथ में क्या हुआ, तो अब इसके बाद में क्या हुआ, जो प्रिया और अंजना हैं उन्होंने अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया। फेयरवेल का मतलब, एक तो फेयरवेल होता है, ये फेयरवेल है, इसका मतलब होता है टू डू वेल। तो टू डू वेल, उन्होंने अपने एग्जाम्स में अच्छा किया। अब यहाँ पे हमें बताया है, तो फ्रेंडशिप्स आर नॉट जस्ट अबाउट शेयरिंग अ कॉमन इंटरेस्ट। तो फ्रेंडशिप सिर्फ वो नहीं होती जिसमें हम हमारे कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। दे कैन स्टैंड एज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ टू हेल्प एंड मोटिवेट अस इन लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो कैसे हमारे लिए हो सकते हैं? एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, कि हमारे लिए वो एक स्ट्रेंथ बन सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं हमें हमारी ज़िंदगी में, और वही रियल फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप कैन ऑल्सो गिव अस a balanced view of diverse viewpoints, opinions that can challenge your perception and introduce you to new ways of thinking. फ्रेंडशिप कैन ऑल्सो गिव अस अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, विभिन्न। व्यू पॉइंट का मतलब नज़रिया। तो फ्रेंड्स अगर देखो अलग अलग लोग हैं तो उनके नज़रिया तो अलग अलग होंगे ना, तो वो हमको एक बैलेंस तरीके से हमें वो अलग अलग नज़रिया सिखा सकते हैं, देख चीज़ों को देखने का एक पॉइंट होता है। ओपिनियंस ऐसे जो चैलेंज कर सकते हैं हमारे परसेप्शन को, जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। और अगर हमारा जो हमारा फ्रेंड है वो अलग तरीके से देखता है, तो हमारे देखने के तरीके को वो चैलेंज कर सकता है, मतलब हम उसको सीख सकते हैं ना, और हमें इंट्रोड्यूस कर सकता है एक नए तरीके से हम चीज़ों को देखें, उनको सोचें। सरप्राइजिंगली द पावर ऑफ पीयर इन्फ्लुएंस कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट इन आवर लाइफ्स। स्टडी अच्छा यहाँ तक कर लेते हैं। सरप्राइजिंगली, और ये सरप्राइज वाली बात भी नहीं है, ये तो रियल चीज़ है कि जो पीयर प्रेशर है, सॉरी जो पीयर इन्फ्लुएंस है, ये तो इसका तो एक बहुत डीप इम्पैक्ट होता है हमारी ज़िंदगी में। आप अगर आप स्कूल में हैं तो आपके अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है ना? एक स्टडी पब्लिश हुई थी, कहाँ पे? ये एक पूरा नाम दिया हुआ है, जर्नल डेवलपमेंट साइंस था। इन्होंने क्या उस स्टडी में क्या मेंशन किया कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। तो उन्होंने क्या मेंशन किया कि जो इम्पैक्ट मतलब जो प्रभाव है हमारा सोशल इन्फ्लुएंस का, किस चीज़ के ऊपर, जो प्रो सोशल बिहेवियर कैसा होता है? प्रो सोशल बिहेवियर होता है जब आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ में काम करते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे फ्रेंड्स का पड़ता है, ये हमारे ऊपर। एंड द कंक्लूजन क्या था? that children and teenagers were susceptible to peer influence, definitely, no doubt about it, and no surprise at all। क्योंकि देखो हम सब लोग इसे इससे जा चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि इस चीज़ को लेके कोई सरप्राइज है, हम भी ऐसे हुए हैं। तो इस चीज़ का निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होंगे, है ना, अभी स्कूल वाली एज, या जो टीनेजर्स हैं, जो 13 की एज, 11 की एज, अब थोड़ा उस एज में हैं, वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा उनका प्रभाव पड़ता है। अगर आज की डेट में कोई हमसे बोले, हाँ, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल लाइफ में प्रभाव ना पड़े ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कितने भी आपका ब्रेन स्ट्रांग हो, इन्फ्लुएंस होते ही हैं हम लोग। तो जो चिल्ड्रन हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो ससेप्टिबल हैं, वो वीक हैं, वो इमोशनल हैं, वो सेंसिटिव हैं, वो इस इन्फ्लुएंस से तो डेफिनेटली उनके ऊपर, क्योंकि उसी चीज़ से वो सराउंडेड है। हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी वहीं तक है, तो इन्फ्लुएंस होना नॉर्मल सी बात है।
The reason being their brains are perceptive to social situations which affect the choice they make. Perceptive means to understand, है ना? चीज़ों को समझना, उसको देखना, हर चीज़ हम तो हमारा जो ब्रेन है, अब वो वैसे ही देखेगा उन चीज़ों को जैसे हम हमारे फ्रेंड सर्कल है, एंड जो हमारी चॉइसेस को भी क्या करता है, अल्टीमेटली अफेक्ट करता है, उनको प्रभावित करता है। एनकरेजिंग पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस, तो अगर हमारा जो पीयर ग्रुप है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारा ग्रुप है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका इन्फ्लुएंस भी हमारे ऊपर में बहुत पॉजिटिव ही पड़ने वाला है। तो एडोलोसेंट यानी जो टीनेज एज होती है, वो एक ऐसी स्टेज पे होते हैं, इफ़ दे गेट गुड कंपनी, अगर उनको अच्छे दोस्त मिल जाएं, तो दे डेवलप अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मे इवन बी एनकरेज टू डू वेल इन स्कूल्स एकेडमिकली। ये तो बहुत ज़्यादा ट्रू है कि अगर हमें अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लगेगा, वो हमको मोटिवेट करेंगे, है ना, हमें एनकरेज करेंगे, तो हम भी, अगर मेरा फ्रेंड है, ये रियल भी है, तो होता ही है कि अगर मेरे नंबर 40 आ रहे हैं और मेरे दोस्त के अगर 80 आ रहे हैं, तो अब मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करूंगी ना, मैं भी 80 लाने की कोशिश करूंगी। मैं देख रही हूँ कि वो पूरे टाइम पढ़ रही है, तो मैं भी पढ़ते रहूंगी, राइट? तो ये तो अगर मान लो कि मेरे 80 आ रहे हैं और मैंने ऐसा दोस्त बना लिया जो बाहर ही घूमे जा रहा है, वो बकवास ही कर रहा है, तो मेरे को लगेगा अरे ठीक है ना यार, हम भी यही काम कर लेते हैं। तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली है। टेकिंग पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और ट्राइंग आउट न्यू एक्टिविटीज दैट हैव नॉट टेकन अप बिफोर, एब्सोल्युटली। अब अगर सपोज करो मेरा एक फ्रेंड है जो अ, मान लो जो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो मैं भी तो कोशिश करूंगी ना कि मैं भी तेरे साथ चल के चले, एक बार हम भी ट्राई कर ही लेते हैं। हम भी, अब क्या पता मैं भी उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर दूं, तो इंकरेज करेंगे हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके, या कुछ ऐसी चीज़ हम ट्राई करें, ऐसी एक्टिविटीज़ ट्राई करें जिनको हमने पहले कभी भी नहीं किया है। नॉट टू मेंशन, इस चीज़ को मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि दिस इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन टीनेजर्स आर कंफर्टेबल शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स विद देयर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बिलोंगिंग टू द सेम एज ग्रुप। दिस इज लाइक इट इज़ वेरी काइंड ऑफ नेचुरल ऑल्सो, क्योंकि हम अपने, जो हमारी जनरेशन, जो हम लोग हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में एक बाउंड्री कहीं न कहीं एक सेट हमेशा से रही है। उन्होंने ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। तो अब ऑब्वियसली हम ऐसी कोई भी बात नहीं बताएँगे ना जिससे हमको पता है कि डाँट पड़ने वाली है। अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ ही इतने कंफर्टेबल हो जाएँ कि हम अपनी मिस्टेक्स को, या हम अपनी ऐसी फीलिंग्स जो हमें पता है कि शायद वो अबनॉर्मल है उनके लिए, अगर हम वो शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, दिक्कत होगी, तो हमें लगता है कि मेरा दोस्त तो मेरे जैसा है, ये पागल, उसको शेयर करेंगे तो ठीक, वो समझेगा। ये भी एक वही समय होता है टीनेजर्स का, जब वो कंफर्टेबल होते हैं अपने एक्सपीरियंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ में शेयर करना, क्योंकि वो भी उसी चीज़ से गुजर रहे हैं, तो हम आराम से शेयर करते हैं, वहाँ पे कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनका भी वही अभी एज ग्रुप है, तो उनकी भी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग है जितनी आपकी है, तो वो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन शायद ना दे पाए। इसीलिए पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग होना, टीचर्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों के साथ में एक ऐसा रिलेशन आए कि बच्चे अपनी बातें शेयर कर सकें, है ना? सो थ्राइविंग मीन्स ग्रो। थ्राइव का मतलब क्या होता है? ग्रो करना। सो ग्रोइंग इन अ मीनिंगफुल फ्रेंडशिप कैन ऑल्सो फोस्टर हेल्दियर हैबिट्स इन देम। तो अगर हम एक मीनिंगफुल फ्रेंडशिप में ग्रो हो रहे हैं, मतलब हम एक अच्छे दोस्तों के साथ में हम अपना सराउंडेड हैं, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रेंथन करेगा हमारी हेल्दियर हैबिट्स को, और बढ़ाएगा, उनको मोटिवेट करेगा, और इन्फ्लुएंस करेगा अदर्स को टू डू द सेम। According to the Centers for Disease Control and Prevention, people thriving in meaningful friendship have a 50% higher chance of survival than those with the fewer social connection। ये तो बहुत ट्रू वाली बात है कि अगर आपका फ्रेंड ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, बहुत हेल्दी है, तो डेफिनेटली आपके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। वो आपको मोटिवेट करेंगे, अरे कोई नहीं, हम पढ़ाएंगे ना तेरे को, क्या परेशानी हो रही है, तू देख ये तू कर लेगा। ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इम्पैक्टिंग ईक्यू, ईक्यू मतलब इमोशनल कोशेंट, कोशेंट का मतलब वो पोर्शन हो गया, वो डिग्री हो गया, तो इमोशनल, है ना, ड्यूरिंग टीनेज ईयर, तो टीनेज ईयर के ड्यूरिंग में जो हमारा इमोशनल जो चीज़ें होती हैं, जो वेलबींग होती है, वो बहुत इम्पैक्ट होती है हमारे हमारा जो ग्रुप है। तो देयर इज़ नो डिनाइंग, इस बात में तो कोई डिनाई करने का मतलब पॉइंट ही नहीं है, दैट द फ्रेंडशिप प्लेज अ क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड। तो जब एक बच्चा जब फॉर्म हो रहा होता है, मीन्स जब वो एक ग्रो कर रहा होता है ना? तो अब देखो हमारी जो
अंडरस्टैंडिंग है ना वो एक डेवलप्ड हो चुकी है। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो हम डेवलप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम अपने नज़रिए को बदलें, बट स्टिल अगर बहुत चीज़ों को लेके हम ऑलरेडी काफ़ी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कहीं न कहीं हम बहुत रिजिड भी आप कह सकते हो। मैं अगर अपने व्यू पॉइंट को बोलूँ तो किस पॉइंट पे मैं बहुत रिजिड भी हूँ कि मेरे को नहीं ये काम नहीं करना तो मतलब नहीं करना है। अब मुझे इस समय पे वो चीज़ों को करवाने में शायद ही कोई मुझे इन्फ्लुएंस कर पाए। तो ये इस एज में जब हम लोग अभी ऑलरेडी जब 25, 27, 20 जब 25 क्रॉस हो जाती है ना एज, आई थिंक वहाँ इन्फ्लुएंस मुश्किल से हो पाता है। तो नो डिनाइंग द फैक्ट दैट फ्रेंडशिप प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड। तो फॉर्मेटिव ईयर ऑफ चाइल्ड जब बच्चा लाइक 15 आजकल जल्दी हो जाता है बच्चा, तो छोटा मैं देखा है भैया 5 तो छोड़ो, 10 साल की एज के बाद से लेके 20 साल से 21-22 साल तक जब तक वो कॉलेज में है इन्फ्लुएंस होने के हाई चांसेस रहते हैं। और यही फॉर्मेटिव ईयर भी होती हैं हमारी, हम इसी समय पे ग्रो कर रहे हैं। सो हाउ डज इट इम्पैक्ट द इमोशनल कोशेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये जो फ्रेंडशिप है ये किस तरीके से जो हमारा इमोशनल कोशेंट है इसको कैसे इम्पैक्ट करती है, इसको कैसे प्रभाव करती है। अब ये एक आपकी दीप्ति हैं, ये थेरेपिस्ट हैं, COO हैं। इन्होंने क्या बोला है, थेरेपिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो इमोशनली चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हैं। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो फ्रेंड्स हैं वो अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, हमारा फर्स्ट स्पेस होते हैं, ऐसी पहली जगह होती है जहाँ पे हम क्या महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं विदाउट अ फिल्टर। वहाँ हमें बात को फिल्टर करने का मतलब हो गया कि हम बात को छान छान के बोल रहे हैं। और अगर हमारा ऐसा, जैसे हम पेरेंट्स के साथ में चीज़ों को फिल्टर कर देते हैं, या हर ग्रुप में हम अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते ना, कुछ ही एक अपना अपना आपका भी एक कुछ ही एक सर्कल होगा जहाँ पे आप हर अपनी बात को, हर इमोशन को आप विदाउट फिल्टर बोल सकते हो। तो डेफिनेटली वो हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं। अलाउइंग सिबलिंग्स भी होने हो सकते हैं, आप अपने सिबलिंग्स को भी अपने फ्रेंड में लेके आइए। अलाउइंग देम टू ट्रूली बी देमसेल्व्स, यस फ्रेंड्स अंडरस्टैंड ईच अदर्स वेवलेंथ, है ना, कह रहे हैं इसके साथ मेरी वेव मैच नहीं कर रही है, मतलब जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है वो हम मैच कर रही है। एंड दिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिकम्स वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, अ फेज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट हार्मोनल चेंजेस एंड इमोशनल अपहीवल। और ये तो वही सच है कि इसी पीरियड में मैंने कहा ना, अभी हमको चेंज कर पाना मुश्किल है, 25 के बाद में किसी को चेंज करना मुश्किल है। मैं तो थोड़ा वैसे भी ज़्यादा रिजिड हो जाती हूँ मैं तो अपने कॉलेज टाइम से ही, मुझे शायद मैं इतनी इन्फ्लुएंस नहीं हुई। तो फ्रेंड्स को मतलब क्या है कि जो हमारा ये एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, हाँ एडोलेसेंस में तो स्कूल लाइफ में तो मैं भी बहुत इन्फ्लुएंस हुई। सो अंडरस्टैंडिंग बिकम वाइटल ड्यूरिंग एडोलेसेंस, क्योंकि वो एक ऐसा फेज है जहाँ पे हमारे जो हार्मोनल चेंज हैं वो सबसे ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो इमोशनल भी अपहीवल हो रहा होता है ना। तो इन फैक्ट स्टैटिक्स जो हैं क्या शो करती हैं कि जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है वो अक्सर कब शुरू होता है, इसी एज ग्रुप में शुरू होता है। ये बात तो एकदम सच है। इसीलिए जो ये वाला टाइम है इसमें जो हमारा पीयर सपोर्ट है, जो रिकॉग्निशन है, जो हेल्प है, वो बहुत एक एसेंशियल बन जाती है। अब यहाँ पे ये जो टाइम है ये पेरेंट्स, टीचर्स या जो आपके भाई बहन हैं, हम सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम सब उस बच्चे को समझें, उसको जज करने की बजाय उसको अंडरस्टैंड करें, राइट। तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, गो टू पीपल फॉर वैलिडेशन एंड कंफर्ट, मेकिंग देम अ की इन्फ्लुएंस ऑन टीन्स इमोशनल वेल-बीइंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, thereby establishing and maintaining a reliable friendship is very very important। तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, हमारे गो टू पीपल फॉर वैलिडेशन, कि अगर उन्होंने बोल दिया ये काम सही है तो मतलब सही है। अगर ये ड्रेस उन्होंने बोल दी, हम कोई शर्ट खरीद के लाए, उन्होंने बोल दिया अरे तेरे पे मस्त लग रही है, तो इसका मतलब एकदम परफेक्ट है। और उन्होंने बोला "यार, चल ना पागल लग रहा है", तो मतलब वो हमें कितनी भी पसंद आए बट मज़ा नहीं आएगा उसको पहनने में। तो वैलिडेशन हमको मिल जाती है उसको। वो कौन है, तो वो फ्रेंड्स हमको देते हैं, कंफर्ट हमारा होता है, वो की इन्फ्लुएंस है, मेजर हमें इन्फ्लुएंस वहीं से होते हैं। तो well-being and personal development, so thereby establishing and maintaining a reliable friendship, मतलब जो रियल में जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसी फ्रेंडशिप को ग्रो करना, उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। फोस्टरिंग मीन्स आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कि हम एक साथ में कैसे हम उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो स्टडीज़ ने क्या शो किया है दैट रिलायबल फ्रेंडशिप कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स बाय फोस्टरिंग इमोशनल सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। डेफिनेटली
तो स्टडीज़ ने क्या शो किया है कि जो ऐसी फ्रेंडशिप जो रिलायबल है, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी, है ना? क्योंकि जो हमारे इमोशनल सपोर्ट को वो कर रहे हैं, अरे यार नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है, दोबारा से समझ लेंगे, कोई बड़ी बात है क्या? इस तरीके से क्या है वो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, हमारे ऊपर हमको लगेगा नहीं हम बुद्धू नहीं है, हम भी सीख सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और वहीं पे कह दें अरे तू तो पागल है, तेरे को समझ ही नहीं आएगा कभी, तो भाई फिर आप कैसा महसूस करोगे? ऑब्वियसली आप नेगेटिव महसूस करोगे। And peer connection have often translated to collaborative learning and exchange of academic ideas, improving the concentration and learning retention among students, ultimately securing good CGPA स्कोर्स। सो जो पेयर कनेक्शंस हैं मीन्स जो हमारे फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वो अक्सर हमारी जो कोलैबोरेटिव मीन्स जो एक साथ मिलकर अगर हम पढ़ रहे हैं, है ना, एकेडमिक आइडियाज़ को हम लर्न कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, हमारी जो कंसंट्रेशन है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। रिटेंशन पावर मतलब उस चीज़ को रिटेन करके रखना मीन्स उस चीज़ को बरकरार करके रखना। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेफिनेटली हेल्प होगी तो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लग जाएगी। फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस का मतलब क्या हो जाता है, एग्जाम्पल। Combined study sessions with friends have proven to yield means to produce better results than those who studied alone। तो ये भी तो सच है कि हाँ, हमेशा भी सच नहीं है ना, ग्रुप स्टडी के नाम पे भाई साहब पता चले कि तुम लोग बकवास ही कर रहे हो। ये थोड़ा भी ध्यान रख लेना कि तुम यहाँ पे बात समझ रहे हो, एक वर्ड बार-बार आ रहा है, रिलायबल, 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 गुड, गुड, गुड। ये भी ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ने के नाम पे भाई साहब तुम फ़ोन ही चला रहे हो, बकवास कर रहे हो, वो वाली बात को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो कंबाइंड स्टडी सेशंस विद फ्रेंड्स हैव प्रूवन, कैसे प्रूव हुए हैं, कैसे साबित हुए हैं कि वो एक अच्छा रिजल्ट, हाँ, क्योंकि आपको आप अपने फ्रेंड के तरीके से भी आप सीखोगे, आप 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड साथ मिलके पढ़ रहे हो। तो अगर आप सपोज़ एक चैप्टर सॉल्व पढ़ रहे हो, आप मैथ्स कुछ पढ़ रहे हो, मैथ्स में मान लेते हैं कि ये 10 क्वेश्चन्स थे। अरे कोई सा क्वेश्चन आपका फँस जाएगा तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो आपको समझा देगा तुरंत की तुरंत। एक डिफरेंट व्यू पॉइंट आपको मिलेगा देखने का, जो आप नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। इसकी वजह से वो एक अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस होते हैं, बजाय उनकी जो अकेले पढ़ रहे होते हैं। स्टडी कंडक्ट की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2014 में। उसने क्या इंडिकेट किया, उसने क्या शो किया कि द 23% ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्टडीड बेटर व्हेन लर्निंग विद अ बडी, बडी मतलब देयर फ्रेंड्स। तो एक स्टडी ने क्या चीज़ शो की है कि 23% जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ में पढ़ते हैं तो। बट अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपका फ्रेंड सर्कल में 50 दोस्त हैं लेकिन सारे के सारे एक से एक नालायक है, क्या करोगे? वहीं पे आपके पास में भैया सिर्फ 5 ही दोस्त हैं, छोड़ो 5, 2 ही दोस्त हैं, लेकिन वो इतने क्रूशियल होने चाहिए कि मजे हो। ऐसा नहीं है दोस्त में भाई टांग खिंचाई सब चलता है, बट मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों में आपको प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। आपने देखा हर पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर बढ़ावा आए, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। 50 लोगों से आप संपर्क में रहने से बेहतर है आप 2 ही लोगों के संपर्क में रहिए। इन रियल लाइफ ऑल्सो इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रेंड्स, इट ऑल्सो अबाउट द पर्सन। लाइक अगर आप 2 ही लोगों के हो तो आप इन पे अगर रिलायबल हो कि हाँ, तो मेरी ये तो मुझे पता है कि ये मुझे बचा लेगा। ऐसा 50 लोग हैं भाई, तुम 50 से कांटेक्ट में हो और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एक भी नहीं प्रेज़ेंट होगा, क्या करोगे? इस बैड और यहाँ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो 50 लोग को 50 बार हेलो मैसेज भेज के। पहले 2 ही लोग को हेलो भेजो ना, लेकिन उनको रिलायबल तो हैं वो। तो हमेशा क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी तो कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। So as much as we encourage positive peer influence, it has its own share of demerits। तो पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस, तो हम पीयर इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन हमेशा इसके डीमेरिट्स भी होते हैं, मतलब पीयर इन्फ्लुएंस नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। तो नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस कैन मेक यू डू समथिंग यू वुडंट डू अदरवाइज। एब्सोल्युटली, तो नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी भी ना करते, और ये आप समझ पा रहे होंगे, है ना? तो दिस इज बिकॉज यू वांट वैलिडेशन फ्रॉम योर पीयर्स। अगर आपका दोस्त है वो गाली दे रहा है तो आपको भी कूल बनने के लिए गाली देनी पड़ेगी, उसके साथ वाइब मैच करनी है, वेवलेंथ जो मैच करनी है, गाली का गाली से वेवलेंथ मैच करेगा। एंड दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट। वो कुछ ऐसी गलत चीज कर रहा है आप भी करोगे, भाई वेवलेंथ मैच नहीं हो रही है, वो कुछ गलत कर रहा है आप नहीं कर रहे हो, तो फिर बात कैसे करोगे?
दिस इज द वेरी वेरी प्रॉब्लम ना। सो डोंट गो फॉर क्वांटिटी, गो फॉर क्वालिटी। तो नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस क्या करता है भाई, आपको वो काम करवा देता है जो आप कभी भी ना करते। ये ऐसा होता है क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए। हाँ, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको पता नहीं किस किस नाम से पुकारने लगेंगे, अरे तू तो यही नहीं है, तू तो वही नहीं है। तो दिस इज द नेगेटिव थिंग एंड यू आर द वन हु हैव टू आइडेंटिफाई कि हाँ भाई, ठीक है, इतना अच्छा है ये बंदा, बुरा नहीं है, बट स्टिल मेरे लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो बी फ्रेंड्स बट मेंटेन डिस्टेंस। ये चीज मैंने बहुत अर्ली लाइफ में ही सीख ली। तो देयर इज अ पॉपुलर सेइंग, एक पॉपुलर सेइंग क्या है, कहावत क्या है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल हु यू हैंग अराउंड विद। ये तो सच बात है कि जिनके साथ में आप ज्यादा देर समय व्यतीत करेंगे, आप उन्हीं का एक एवरेज बन जाएंगे। तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप सच में इस बात को गहराई से, मेरी बात को काटने से बेहतर है प्लीज़ थोड़ा सीख के समझने की जाइए, क्योंकि आप उसी अभी है ना बिलो 25 वाली एज है। आप सब कहोगे मैम व्हाट रबिश, नो इट्स नॉट रबिश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, द वे वी स्पीक, the phrases we use, our movie choice, food preferences, all of these are unconsciously influenced by the people around us। अगर सपोज करो आपका एक फ्रेंड है, वो सुबह 4 बजे उठता है और रात में वो 9 से 10 बजे तक सो जाता है, और आप उसके एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, आप उसके, आपके ऊपर भी तो वही इन्फ्लुएंस पड़ेगा ना। अब वो 9 बजे सो गया, अब वो आपको बात नहीं करेगा, आप कहाँ बात करोगे। वो सुबह उठ के पढ़ रहा है, सुबह जा रहा है रनिंग पे, जॉगिंग पे, पढ़ाई कर रहा है, आप भी उससे प्रभावित हो गए। और एक दोस्त है जो रात के 2 बजे तक जगा हुआ है, 3 बजे तक जगा हुआ है, फिर सुबह में 12 बजे उठ रहा है, आप भी कहोगे अरे ठीक है ना। ये नेगेटिव चीज़ें तो बहुत जल्दी हमें प्रभावित करती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो जैसे हम बात करते हैं, अगर तुम अपने दोस्तों को बोलते हुए सुनोगे, अब 4 दिन उनके बगल में बैठे रहो, आपकी भाषा उनकी भाषा बन जाएगी। द फ्रेजेस वी यूज, द सेंटेंस वी यूज, द वर्ड्स वी यूज, हमारी मूवी की चॉइस, हमारी खाने की चॉइस, हमारी शब्द, बहुत अनकॉन्शियसली, ऐसा नहीं है हमको पता भी नहीं है, हम अवेयर भी नहीं है उस चीज़ को लेके, बट ये हमारे उन लोगों से प्रभावित हुए हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट एनी जिसके साथ में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बीइंग सराउंडेड बाय क्वालिटी इंडिविजुअल्स, देखो सी, यहाँ पे इंडिविजुअल्स लिखा हुआ, इट्स नॉट ओनली फ्रेंड, इंडिविजुअल मतलब एनीबॉडी, आपका फैमिली का भी जैसा पूरा इन्वायरमेंट है वो भी तो आपको इम्पैक्ट करता है, राइट। सो पीपल हु हेल्प अस ग्रो इज इनक्रेडिबली बेनिफिशियल। तो हम हमें क्वालिटी इंडिविजुअल्स के साथ में, अब आप कहोगे मैम सब लोग तो पागल हैं, अब हम क्या अकेले रहें, यस। मैंने क्या बोला, आई प्रीफर टू बी अलोन, I prefer to be alone. You know why? Because I want to think. I whatever I am today and whatever the failures I have seen, it's all because I'm doing something. If you are seeing failures in your life, that means you have done something ना। आपने अगर कोई आज की डेट में आपने 5 चीजें फेल हो गई, आपने कोई काम शुरू किया और आप 5 बार फेल ही हो गए। अरे आपने 5 बार कोशिश तो की, आप उस इंसान से तो बहुत आगे हो जिसने कभी वो चीजें ट्राई ही नहीं की है। अगर हम फेल भी हो रहे हैं, हम कहोगे मैम वो मजे मार रहा है, हम क्या ही कर ले रहे हैं, अरे उसको कुछ नहीं आता है। आप फेल भी हो रहे हो तो भी आप एक टाइप ऑफ सक्सेसफुल हो, क्योंकि वो जो 5 लर्निंग आप लेके आए हो ना उस फेलियर से, बहुत ज्यादा है उनकी, वो इनवैल्यूएबल है, आपके अलावा कोई उसको नहीं समझ सकता ना। सो ये चीजें नहीं है, अकेले रहना प्रीफर करो, फालतू लोगों के बीच में रहना बिल्कुल नहीं, जो बकवास करें, आपके टाइम को डिस्टर्ब करें, आपकी हेल्थ हेल्थ वेलबींग, मेंटल वेलबींग को डिस्टर्ब करें, नो नीड टू बी हैप्पी, बी अलोन। तो बीइंग सराउंडेड बाय क्वालिटी इंडिविजुअल्स, पीपल हु हेल्प अस ग्रो, जो हमको ग्रो करने में हेल्प करें। जैसे मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था, उसमें था कि आप ऐसे लोगों के बीच में बैठो जो लोगों के बारे में बात ना करें। मतलब अब आप बैठे हो, ये आपका 5 लोग का दोस्त है, अब इसमें से छठवां कोई एब्सेंट है, तो कोई दूसरा ग्रुप के बारे में आप बकवास कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप बैक विचिंग कर रहे हो, आप अपना ब्रेन को नेगेटिवली आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इसके बजाय अगर आप आइडियाज ग्रो होने के वाले में बात करोगे, आप भी वैसे बनोगे। तो ये इनक्रेडिबली बेनिफिशियल है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली इन ड्यूरिंग एडोलेसेंस में हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम खुद वो चीज़ करने लगते हैं, बट थ्रू आउट द लाइफ इट्स स्टिल टिल टुडे। अरे मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा हो गया कुछ टाइम पहले, तो मैं खुद डिस्टर्ब हो गई, मैंने कहा नहीं भैया, इट्स बेटर टू कट, बेटर टू बी अलोन, आई रेदर टू बी हैप्पी ना, आई एम रेदर हैप्पी, आई एम अलोन, नो प्रॉब्लम, बट आई डोंट वांट in that circle where I feel like, oh my god, I have wasted a lot of my crucial time. So don't waste your time.
नो नीड टू गो फॉर वैलिडेशन, यू डोंट नीड एनीबॉडीज वैलिडेशन। हम अपना काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो peer pressure can be very very intense, and it becomes important to have peers who encourage the right values and support us with healthy perspective while we navigate these experiences. आपको पता है, मैं ऑफलाइन में मैं आप लोग को बहुत मिस करती हूँ कि मैं आपको रियल में आपको मैं इन पर्सन में आपको मैं देख पाती, मैं आपसे बात कर पाती। ये पढ़ाते हुए मुझे वही सब महसूस हो रहा है। अगर आप मुझे एक सिस्टर की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक टीचर व्हाटएवर, बट इट इज़ माय एक रिक्वेस्ट, नहीं है अच्छे लोग आपके आसपास में तो आप मत उसके ग्रुप में घुसने की कोशिश करिए। आप मत बनाइए दोस्त। आपको ज़रूरत नहीं है, आप अकेले सफिशिएंट है। और बढ़िया से दोस्त आपको मिल गई है तो लाइफ का एक सबसे बड़ा लाइक क्या बोलते हैं, हीरा है। सबसे बड़ा अचीवमेंट है अगर हमें एक अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। नहीं मिले तो नो प्रॉब्लम, बी हैप्पी, बी अलोन। So it is very important, and it becomes important to have peers who encourage the right values and support us with healthy perspective while we navigate these experiences. Additionally, इसके साथ में it is important noting that while only 25% of teens today spend time with their peers in person means real में व्यक्तिगत तौर पे, और 55% तो बस जो हैं वो डेली कैसे बात कर रहे हैं, अपना टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, वर्चुअल ही बातें चल रही हैं। ये जो शिफ्ट है ये क्या शो कर रहा है, हाउ डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रेंडशिप्स एंड पीयर इन्फ्लुएंस, मेकिंग द क्वालिटी ऑफ दोज इंटरेक्शंस इवन मोर इम्पॉर्टेंट, शी कंक्लूड्स। तो अब क्या हो गया है कि जैसे देखो, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको इन पर्सन उस बंदे से मिलना है या नहीं। अगर वो आपका सही में रियल फ्रेंड है तो आप उससे बात ही करो, हेलो हाय भी नहीं होगी ना 4 महीने तक, और 4 महीने बाद अगर आप उसको मिलोगे बोलोगे तो वो उतना ही वहाँ पे वेवलेंथ आपकी मैच करेगी। ठीक है, तो आप फोकस करो, सेल्फ की ग्रोथ पे फोकस करो। यू हैव टू बी लिटिल बिट सेल्फिश यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सके अपने टाइम की वैल्यू। हम पैसे की वैल्यू लगाते हैं, टाइम की वैल्यू नहीं लगाते, तो थोड़ा लगाइए। आज थोड़ा मैंने ज्ञान ज़्यादा दे दिया, पता नहीं वो ऑफलाइन वाला है ना, वो सारा कुछ बाहर निकल के आ गया, तो मुझे माफ़ कर देना अगर आपको थोड़ा ज़्यादा हाई डोज लगा हो। लेकिन ऐसा लगा कि बहुत ज़रूरी है हम सबको अपने टाइम की वैल्यू करना, अपने ब्रेन की वैल्यू करना। हम ब्रेन की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, आएगा कोई बकवास करेगा, हम सुन के चले जाएँगे। हैप्पी, हैप्पी, अलोन, अलोन, फाल ये जो शिफ्ट है, अब ये जो हो गया हमारा, यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे देखें, आगे तो हमारे खत्म ही हो गया, कंप्लीट ही हो गया है। तो आई होप कि आपको मेरा जो ये ज्ञान जो बीच-बीच में मैंने दिया, उसका आपको भारी ना लग रहा हो। I really love you all. I just want a healthy and healthy life for all of. Healthy life means the not only body, a brain should be very healthy. Healthy brain can only uh, like help others ना। if we are unhealthy, our brain is unhealthy, तो भैया हम अनहेल्दी चीजें दूसरों को दे रहे हैं, तो बेटर फिर ना तो लो फालतू की बात है ना दो फालतू की बात है। चलिए, आज के लिए बहुत सारा ज्ञान हो गया है। तो भैया अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, क्लास कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, और कितने दोस्त हैं आपके, और आप ये अकेले हैं, कितने फ्रेंड्स हैं बताओ ज़रा। और चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये आर्टिकल एक बार सेल्फ ये रीड कर लेना, टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में वो, या फिर बीपीआई स्पोकन नहीं बाय रुद्राक्षी मैम पूरा आएगा, वो ज्वाइन कर लेना है। और अपना ध्यान रखना है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।